हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स जो मैं डिस्कस करूँगा ये पार्टीशन फंक्शन पर बेस है। और हम सब जी जानते हैं कि पार्टीशन फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सभी कंपटीशंस में। तो उसी का ये कॉन्सिक्वेंस है जो मैं इस पर वीडियो बनाई है मैंने ये। तो पहली जो प्रॉब्लम मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वालिटी प्रॉब्लम्स है। कैलकुलेट पार्टीशन फंक्शन जेड फॉर nth मॉलिक्यूल्स, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है फॉर एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक गैस। एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक गैस है कंसिस्टिंग ऑफ n मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी मोमेंटम रिलेशन E बराबर Cp एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो n मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं एक रिलेटिविस्टिक गैस के अंदर और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है E बराबर Cp, जहाँ C वेलोसिटी ऑफ लाइट, E एनर्जी और P मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद इसमें पूछा पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कीजिए। और पार्टीशन फंक्शन के बाद इसमें हमें जो कैलकुलेट करना है F हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, प्रेशर और एनर्जी को एवल्यूट करना है। तो ये प्रॉब्लम है। तो हम सब जानते हैं कि जो पार्टीशन फंक्शन होता है जेड, अगर डीजेनरेसी नहीं है तो जेड की वैल्यू होती है समेशन आई की पावर माइनस बीटा ई आई। और वो जो एक्सप्रेशंस है वो नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ई आई की एनर्जी डीजेनरेसी जी है और उसका पार्टीशन फंक्शन अगर हमें लिखना है तो जेड की वैल्यू होगी समेशन आई जी ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, जहाँ ई आई के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ आई एनर्जी लेवल्स की जो डीजेनरेसी है वो जी को रिप्रेजेंट करती है। और समेशन आई लगाते हैं क्योंकि जो डिफरेंट स्टेट होती हैं उनका अलग अलग पार्टीशन फंक्शन हम कैलकुलेट करके और क्या करते हैं उनका एडिशंस लगा देते हैं। अगर कोई पार्टिकल्स एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में मूव करता है तो जब हम जेड को देखते हैं पार्टीशन फंक्शन को तो मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो जेड को लिखते हैं जेड एक्स जेड वाई जेड जेड। तो जेड बराबर जेड एक्स जेड वाई और जेड जेड, ये जब लगता है जब पार्टिकल एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में मूव करता है। और अगर कोई पार्टिकल एक ही दिशा में डिफरेंट स्टेटों में जाता है तो हम एडिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डीजेनरेसी कैलकुलेट करने के लिए। और जब एनर्जी जो होती है अगर वो एनर्जी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कंटिन्यूस होती है तो हम समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। तो ये 6 इंटीग्रेशन फिर स्पेस के लिए लगा दें डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड अपॉन एच क्यू। ये किसी केस के अंदर जो जी को रिप्रेजेंट करेगा। ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी और माइक्रो स्टेट्स का जो हम कैलकुलेशंस करते हैं पर्टिकुलर केस के अंदर उसमें हम ये देखते हैं कि 6 डायमेंशनल स्पेस का हम वॉल्यूम ले लेते हैं जिसे फेज स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। और एक फेज सेल जो 3D 6D में एग्जिस्ट करती है 3D प्लस 3D में, उसका जो वॉल्यूम होता है वो एच क्यूब होता है। तो ये डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड अपॉन एच क्यूब इस जी की वैल्यू होगी। ई की पावर माइनस बीटा, ई की जगह पर ले लेंगे हम सी पी। और 6 इंटीग्रल से डी एक्स के लिए एक इंटीग्रल, एक डी वाई के लिए, एक डी जेड के लिए, मीन्स एक्स वाई जेड के लिए लिमिट के लिए। डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड ये लिमिट के लिए हम यूज करेंगे मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। एच प्लैंक कांस्टेंट होगा ई की पावर माइनस बीटा और ई को हमने सी पी लिखा है। सी जहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट और पी मोमेंटम होगा और बीटा जो होता है वो स्टैटिस्टिकल में 1/kb इंटू टी को रिप्रेजेंट करता है। ये केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और टी टेम्परेचर। उसके बाद जो डी एक्स डी वाई डी जेड है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको वॉल्यूम लिख देंगे। तो ये 3 इंटीग्रल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी अपॉन एच क्यूब आ जाएगा। डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड को 3 इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्फेरिकल सेल ले लेंगे, एक मोमेंटम की, एक जिसका मोमेंटम स्फेरिकल सेल का पी होगा, दूसरी का पी प्लस डी पी होगा और उसके अंदर जो सैडेड रीजन होगा उसको हम 4 पाई पी स्क्वायर डी पी इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्योंकि 4 पाई पी स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा और डी पी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 3 इंटीग्रल है डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1D केस में और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 4 पाई पी स्क्वायर डी पी बना लेंगे इस टाइप से। तो इसकी जगह पे हम 4 पाई पी स्क्वायर डी पी ले लें, ई की पावर माइनस बीटा और सी पी। और मोमेंटम में जो हमारा पी की वैल्यू है क्लासिकली वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी वेरी करेगी। तो यहाँ पे हम मोमेंटम की लिमिट ले लेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये मोमेंटम की लिमिट होगी। तो ये 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब यहाँ आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा सी पी
और ये पी स्क्वायर डी पी, और पी स्क्वायर को लिख लेंगे पी की पावर 3 - 1 इंटू डी पी। उसके बाद हम गामा फंक्शंस यूज कर देंगे। गामा फंक्शंस में होता है 0 से इन्फिनिटी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर n - 1 डी एक्स इक्वल टू गामा n अपॉन अल्फा की पावर n। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको सदा रिमेंबर रखें, काफ़ी यूज होता है। इसे यहाँ इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करेंगे तो 4πv अपॉन एच क्यूब ऐसा सच आ जाएगा। जब यहाँ पे देखेंगे तो n3 हो जाएगा, इससे कंपेरिजन कर लें एक्स पी हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू बीटा सी होगी और n की वैल्यू 3 होगी। इस एक्सप्रेशन में यूज कर दें तो 4πv अपॉन एच क्यूब गामा 3 अपॉन बीटा सी की पावर क्यूब। ये गामा 3 जो होगा उसे हम लिख देंगे 2 × 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 8 इंटू 4πv मीन्स 8πv अपॉन इस एच को अंदर ले जाएंगे इस एक्सप्रेशन में, बीटा को 1 अपॉन के टी यूज कर लेंगे तो ये एस सी अपॉन के टी की पावर क्यूब होगा। इस टर्म को एक्सप्रेशंस को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8πv के टी अपॉन एस सी की पावर क्यूब। अगर इस केस के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल के लिए हमें पार्टीशन फंक्शन बताना हो तो इस सिंगल मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन होगा जेड ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। एसएम का मतलब मैंने बता दिया है, सिंगल मॉलिक्यूल। उसके बाद हम n नंबर ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबल गैस मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे। तो इंडिस्टिंग्विशेबल के केस में मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि हम z की पावर n ले लेंगे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए और इंडिस्टिंग्विशेबल केस के लिए 1 अपॉन फैक्टोरियल n के लिए डिवाइड कर देंगे। अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है और डिस्टिंग्विशेबिलिटी कंसेप्ट लगेगा तो टोटल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन z की पावर n होगा, और अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए हमें पार्टीशन फंक्शन जो हो जाएगा वो zt जो होगा टोटल वो z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होगा। तो उसे पुट करते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल n ये आ जाएगा और ये z की वैल्यू पुट कर दे जो यहाँ से कैलकुलेट की है 8πv के टी अपॉन एस सी की पावर क्यूब यहाँ रख दें और ये पावर n ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन एवोल्यूट हो जाएगा इस केस के अंदर। तो काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है। उसके बाद एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन का हमें रिलेशंस पता है। वी नो द एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन रिलेशंस इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और वो होता है U बराबर के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग जेड। तो उसको यूज कर दें। U एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग जेड, तो के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग। और इसमें देख लें कि जो फंक्शंस है उसमें टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कैसे, बाकी का जो क्वांटिटी है क्योंकि डेल ओवर डेल टी हमें इसमें करना है तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख लें और बाकी क्वांटिटी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लें। तो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ 8πv के एस सी की इस पूरे की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये d की वैल्यू होगी और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा के टी स्क्वायर दिस वन आ जाएगी टर्म डेल ओवर डेल टी और लॉग, और जो t की टर्म्स नहीं है उसे b से रिप्रेजेंट करते हैं जो मैंने यहाँ शो कर रखा है b t की पावर 3n। फिर log a b की प्रॉपर्टी यूज करते हैं log a प्लस log b, उसे यूज करेंगे तो log b प्लस t की पावर 3n ये टर्म्स बन जाएगी और उसके बाद इस एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड कर दें तो ये आ जाएगा के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग b प्लस 3n लॉग टी, जहाँ b ये कांस्टेंट है। जब हम इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये लॉग टी का 1 अपॉन टी आ जाएगा। तो यहाँ से के टी स्क्वायर ये टर्म आएगी और यहाँ से 3n अपॉन टी आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके हमें 3n के टी कैलकुलेट हो जाएगा। तो u अपॉन n जो वैल्यू होगी एनर्जी पर पार्टिकल वो 3 के टी होगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम अगर हमसे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन पूछता है इसी केस में तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और पार्टीशन फंक्शंस में रिलेशंस होता है f बराबर माइनस के टी लॉग जेड। तो f बराबर माइनस के टी लॉग जेड में z की वैल्यू पुट कर दें, k यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, t टेम्परेचर होगा और z हमने वैल्यू किया हुआ है, ये हमारी z की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास f आ जाएगा। प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। इस एक्सप्रेशन को सदा रिमेंबर रखें, ये भी काफ़ी यूजफुल एक्सप्रेशन है। f बराबर माइनस के टी लॉग जेड, f यहाँ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है और ये प्रेशर के लिए रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो P बराबर माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी कर दें इक्वल टू हो जाएगा डेल ओवर डेल वी। f की जगह पे माइनस के टी लॉग जेड टी लिख दें, जेड टी मीन्स टोटल पार्टीशन फंक्शन। तो के टी डेल ओवर डेल वी, के टी को इधर ले जाएं तो डेल ओवर डेल वी लॉग, और डिपेंडेंसी देख लें वॉल्यूम पे कैसे कर रही है। तो ए वी की पावर n हो जाएगा, a की वैल्यू ये होगी 1 अपॉन फैक्टोरियल n 8πv 8π के टी अपॉन एस सी की पावर क्यूब की पावर n, ये a हो जाएगा। फिर इसका जैसे हम फिर से इसमें यूज कर लेंगे लॉग ए बी की प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये जब लॉग ए का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे वी के रेस्पेक्ट टू 0 हो जाएगा और वी की पावर n का करेंगे तो पहले इसको n को इधर ले जाएंगे और डेल ओवर डेल भी करेंगे लॉग वी का तो 1 अपॉन वी होगा। तो पी भी यहाँ से आ जाएगा n के टी।
एन के टी की जगह पे यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे u/3, तो पी वी और यू में रिलेशन हो जाएगा पी वी बराबर u/3। तो काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट था और काफ़ी अपने आप में डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आई होगी। तो याद रखें कि हम कैसे पार्शियल फंक्शन कैलकुलेट करते हैं जब ई और पी रिलेशन से निकाल दिया हुआ होता है, तो ये उसका पैटर्न होता है। उसके बाद जब हमें पार्शियल फंक्शन पता चल जाता है तो एन एक सिंगल के लिए पहले कैलकुलेट करें, तो एन के लिए हम कैसे पार्शियल फंक्शन कैलकुलेट करें, तो सिंगल का जो है उसकी पावर एन कर दें। अगर मॉलिक्यूल को कहा गया है कोई डिस्टिंग्विशेबल है, अगर कुछ नहीं दिया है तो उसे इनडिस्टिंग्विशेबल माने, क्योंकि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और मैंने गिब्स पैराडॉक्स में डिस्कस किया है कि जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो उनको हम किसी केस के अंदर डिस्टिंग्विशेबल नहीं मान सकते, और जब इनडिस्टिंग्विशेबल मानते हैं तो टोटल पार्शियल फंक्शन सिंगल का अगर हमें पता है और एन का हमें निकालना है तो जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन कर दें। तो ये कंसेप्ट इसमें मैंने यूज किया है कि पहले जेड कैलकुलेट किया है और फिर जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन यूज किया है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद जैसे ही हमें जेड पता चलेगा टोटल पार्शियल फंक्शन, तो एनर्जी और पार्शियल फंक्शन रिलेशंस हमें पता होना चाहिए। वो होता है यू बराबर KT² डेल ओवर डेल टी लॉग जेड। और अगर हमें यू पता चल जाता है, अगर सी वी पूछता है तो सी वी स्पेसिफिक एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को डी यू अपॉन डी टी ले लें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। इस तरीका से हम सी वी निकाल लेंगे। अगर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन पूछता है, जेड हमें गिवन है, तो एफ बराबर -KT लॉग जेड अप्लाई करते हैं। और जब जैसे ही हमें प्रेशर कैलकुलेट करना होता है तो प्रेशर को लिखते हैं -डेल एफ अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। और अगर हमें एस पूछता है तो एस को लिखते हैं -डेल एफ अपॉन डेल टी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट में डिस्कस कर रहा था। मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वो है फॉर स्टैटिक्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए स्टैटिक्स इसमें डिस्कस की है, और इसके अंदर क्यूरी लॉ का डेरिवेशन आपको मिलेगा और पार्शियल फंक्शन इसमें मैंने एवैल्यूएट किया है, और पार्शियल फंक्शन के अलावा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन इसमें डिस्कस की है, और इसकी मैं फिजिक्स डिस्कस भी साथ साथ करूँगा। तो अगर हमारे पास कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और मैग्नेटिक फील्ड एच अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो एनर्जी होती है वो हम जानते हैं कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -μ.h। तो A.B का जैसे हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो A.B होता है AB cos थीटा, उसी को एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। तो एनर्जी जो होती है हमारी वो होती है -μ.h, और IF है कोई पर्टिकुलर अगर हमने मॉलिक्यूल कंसीडर कर रखा है जिसकी एनर्जी EI है तो वहाँ पे हम एनर्जी को लिखेंगे μi.h। अगर हमें टोटल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है और IF हमने मॉलिक्यूल कंसीडर किया है और सभी मॉलिक्यूल की हमें एनर्जी निकालनी है तो उसमें समेशन लगा देंगे। तो समेशन I बराबर 1 से n और माइनस साइन ये आ जाएगा EI वाला, क्योंकि EI होता है -μ.h, तो μi.h हो जाएगा। म्यू यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और h मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये -μh समेशन I बराबर 1 से n cos थीटा i। तो ये पूरे सिस्टम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। थीटा i पर्टिकुलर ith मॉलिक्यूल का जो म्यू और h के बीच में एंगल है उसको रिप्रेजेंट करता है। पार्शियल फंक्शन जो होता है, जो Q होता है, इसे पार्शियल फंक्शन को इस वाली प्रॉब्लम में Q से नोट किया गया था, इसमें Z से नोट किया गया था। तो Q1 जो बीटा का फंक्शन है, बीटा मीन्स 1/KT, वो होगा समेशन थीटा e की पावर -β e थीटा, और e की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो ये होगा e की पावर बीटा म्यू एच cos थीटा। तो ये इक्वेशन 2 मान लें। अगर हमें अब n डाइपोल्स के कारण पार्शियल फंक्शन चाहिए तो Qn का जो फंक्शन होगा वो Q1 की पावर n होगा। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलों को डिस्टिंग्विशेबल कंसीडर करके डिस्कस कर रहे हैं इस थ्योरी को, तभी हमने ये कंसेप्ट अप्लाई किया है। यहाँ n टोटल मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करेगा, h मैग्नेटिक फील्ड को और म्यू मैग्नेटिक मोमेंट को, और बीटा की वैल्यू 1/KT होती है। ये भी ध्यान रखें। मीन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सिस्टम इन डायरेक्शन ऑफ h कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, और म्यू cos थीटा जो यहाँ हम देख रहे हैं कि म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट अगर इस दिशा में जाता है और थीटा एंगल बना रहा है s से, तो म्यू cos थीटा इधर की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा। तो म्यू cos थीटा और जो म्यू cos थीटा है उसका एवरेज ले लें, क्योंकि जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो n यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर जाएगा वो मैग्नेटिक जो डाइपोल्स हैं उनका पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा। और ये म्यू cos थीटा हमने इसलिए लिया है कि म्यू जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस दिशा में था एक पर्टिकुलर केस के अंदर, और जो एंगल बना रहा था किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे वो थीटा बना रहा था
इस एच के साथ में, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ, तो म्यू कॉस थीटा इसके अंदर कंपोनेंट आ जाएगा। तो एम जेड की वैल्यू को एन और एक्सपेक्टेशन ले लें म्यू कॉस थीटा की। एक्सपेक्टेशन के लिए फॉर्मूला यूज कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोई भी क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी का जो एक्सपेक्टेशन हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें कोई क्वांटिटी एन है और उसका एक्सपेक्टेशन एन कैलकुलेट करना है तो उसकी थ्योरी में लगाते हैं एन आर पी आर अपॉन समेशन पी आर, इस टाइप से हम अप्लाई करते हैं। तो उसी कंसेप्ट को लगा दें, एन की जगह पे म्यू कॉस थीटा ले लें और ये म्यू कॉस थीटा आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का जो होगी वो होती है हमारी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आर होती है, तो वहाँ पे पुट कर दें। ई आर की जगह पे ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, यहाँ से पुट कर दें इस एक्सप्रेशन से। तो ये Q1Z क्योंकि जो पार्टीशन फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन जो वेरियस स्टेटों में प्रोबेबिलिटी का डिवीजन करता है। वो मेरी वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने पार्टीशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया है, तो उसमें मैंने डिस्कस किया है पूरा कंसेप्ट, वहाँ से देख लें इस कंसेप्ट को। तो ये एन ये वैल्यू आएगी और समेशन थीटा, थीटा का हमने इसलिए लिया क्योंकि जो वेरिएशन है यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो थीटा होगा, क्योंकि जो वेरियस डायपोल्स होंगे वो मैग्नेटिक डायपोल्स उनके अलग अलग एंगल होंगे एच से बने हुए, इसलिए यहाँ पे जो हमने वेरिएशन ले रखा वो थीटा का लिया है। तो समेशन थीटा म्यू कॉस थीटा, और ये प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट में लगा दिया क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई, और पे जो हम लेंगे वो ये पुट कर देंगे एक्सपोनेंशियली, और ब्रैकेट में आ जाएगी बीटा म्यू एच कॉस थीटा अपॉन समेशन थीटा एक्सपोनेंशियली बीटा म्यू एच कॉस थीटा। और ये जो पी आर है एन की जगह पे हमने जो यूज किया है यहाँ पे एक्सप्रेशन वो म्यू कॉस थीटा लिया है, और पी आर की जगह पे जो लिया है वो डिपेंडेंसी ली है एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आर, और आर को बदल दिया है आई से। तो ई आर की जगह पे जो वैल्यू आ जाएगी वो हमने यहाँ से अप्लाई की है, जो हमारे पास ये वैल्यू थी, तो इसको यहाँ पे पुट कर दें एक्सपोनेंशियली बीटा म्यू एच कॉस थीटा पी आर की जगह पे, और समेशन थीटा एक्सपोनेंशियली बीटा म्यू एच कॉस थीटा, और जो क्वांटिटी है उसको जिसका एक्सपेक्टेशन लेना उस क्वांटिटी को यहाँ लिख दें। और एन जो है ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लिख पाऊंगा एन अपॉन बीटा डे रो बटे एल एच लॉग Q1 बीटा। तो ये एम का जो मैग्नेटिक नेट मीन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिस्टम है उसको कैलकुलेशंस का ये फॉर्मूला भी याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये अगर हमें Q1 कैलकुलेट हो जाएगा तो इस Q1 की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद में पुट कर देंगे, और Q1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जैसे ही हम वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे तो mz हमें मैग्नेटाइजेशन पता चल जाएगा किन किन फैक्टरों पर डिपेंड कर रहा है। तो Q1 बीटा होगा यहाँ 0 से लेकर 2 पाई, इंटीग्रल लिमिट ये होगी फाई के लिए, और थीटा के लिए 0 से लेकर 2 पाई ई की पावर बीटा म्यू एच कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो ये सॉलिड एंगल के लिए हम लेते हैं क्योंकि जो वेरिएशंस है वो सॉलिड एंगल में हो रहा है। तो जो डी डब्ल्यू हम यूज करते हैं, अगर हमें एक यहां से ऐसे ले लें, ये स्पेरिकल ये रेडियस आर की एक आर की और आर प्लस डी आर की ये दो स्पेरिकल सेल लिए, और इसका जो शेडेड रीजन है उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद में हम देखेंगे कि जो एरिया होगा स्पेरिकल सेल का उसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे, तो उसमें 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा आ जाएगा, और उसे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो सॉलिड एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। मैं आगे एक वीडियो में डिस्कस करूंगा सॉलिड एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा ले लें, इस एक्सप्रेशन में यहाँ यूज करते हैं डी फाई की जगह पे यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, और ई की पावर बीटा म्यू एच कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई थी, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ ये वैल्यू Q1 बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखी गई है ई की पावर बीटा म्यू एच कॉस थीटा, और ये जो डीजेनरेसी का केस था जो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे, अगर वेरिएशंस थीटा और फाई में जाता है तो सिंपली अगर फाई का फंक्शंस ये नहीं है इधर के एक्सप्रेशंस में, तो याद रखें कि डी डब्ल्यू जो सॉलिड एंगल है उसको 2 पाई साइन थीटा डी थीटा ले लेते हैं। अगर पार्टिशन फंक्शंस में याद रखें कि अगर पार्टिशन फंक्शंस के अंदर यहाँ पे फंक्शंस जो टर्म है ये वाली, अगर उसमें थीटा और फाई आते हैं तो जो डी डब्ल्यू है सॉलिड एंगल को उसको सदा साइन थीटा डी थीटा और डी फाई लेते हैं। तो ये इस चीज़ को याद रखें कि डी डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा डी थीटा और डी फाई होगी,
ये होगी जब हमारे पास में जो ये टर्म है, दिस टर्म, अगर इसके अंदर थीटा और फाई होगा। अगर ये इस टर्म के अंदर केवल थीटा ले रखा है तो जो सॉलिड एंगल है उसको 2 पाई साइन थीटा डी थीटा ले लें। तो इस कंसेप्ट को याद रखें। मैं आगे किसी पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा इस कंसेप्ट को पूरा डिटेल में। यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन हो चुका है। तो क्यू बीटा की वैल्यू यहाँ से ले लें, इसे सॉल्व कर दें। साइन कॉस थीटा को कुछ इस स्पेशल केस के अंदर टी मान लें और उसके बाद इसे सॉल्व कर दें। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस को वेरी करने के बाद में जो पार्शियल फंक्शन Q1 बीटा कैलकुलेट होगा वो होगा 4 पाई साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच अपॉन बीटा म्यू एच। इस एक्सप्रेशंस को ऑलवेज रिमेंबर रखें क्योंकि ये लगातार कंपटीशंस की दुनिया में पूछा जाता रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी बहुत बार मैंने देखा है कंपटीशंस की दुनिया में सिंपली सीधा ही पूछा जाता है। जैसे Q1 बीटा की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो इस एक्सप्रेशंस में इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें इक्वेशन नंबर 6 को और mz की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। और म्यू जेड जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट इन जेड डायरेक्शन, वो मैग्नेटाइजेशन जो हमने मीन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रखा है जेड डायरेक्शन में, क्योंकि जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट इतना है और n से हम डिवाइड कर देंगे तो ये मीन मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ये वैल्यू होगी म्यू कॉट हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच माइनस 1 अपॉन बीटा म्यू एच। म्यू ये सच आ जाएगा और इसको लैंगमैन फंक्शन कहते हैं क्योंकि लैंगमैन फंक्शन की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है Lx बराबर कॉट हाइपरबोलिक x माइनस 1 अपॉन x। तो उसके बाद जब हम इस एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से mz नॉट पीक वैल्यू z डायरेक्शंस में कैलकुलेट कर लें, n नॉट म्यू जेड हो जाएगा और यहाँ से n नॉट की वैल्यू ये सच आ जाएगी और म्यू जेड की वैल्यू जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की हुई है उसे रख दें म्यू स्क्वायर h अपॉन 3kT। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो h का फंक्शन होगा और m जो होगा वो 1 अपॉन टी पे निर्भर करेगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके फिजिक्स के कंसेप्ट भी। तो फिजिक्स कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे जैसे हमारा h मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ता है तो वो उन्हें एक दिशा में ओरिएंटेड करने का प्रयास करते हैं। अगर वो एक ही दिशा में ओरिएंटेड होने का प्रयास करेंगे तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स हम जुड़ जाएंगे जिससे मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। तो इसलिए मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने से बढ़ता है। टेम्परेचर जो होता है वो मैग्नेटिक डायपोल्स को डिफरेंट ओरिएंटेशन में भेजता है। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो डायपोल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में रेंडमली मोशन करते हैं जिनसे उनका मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हो जाता है और उनका मैग्नेटिक मूवमेंट जब हम सम करते हैं उनका तो वो कम आता है, जिससे मैग्नेटाइजेशन जो है उसकी वैल्यू कम होती है। तो इसको याद रखें। और जाई जो होता है वो डेल एम जेड नॉट अपॉन डेल एच होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 पे। इसकी वैल्यू होती है एन नॉट म्यू स्क्वायर अपॉन 3kT, वो यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सी अपॉन टी आ जाएगा। तो जाई जो है वो 1 अपॉन टी पर निर्भर करती है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में हम जानते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो 1 अपॉन टी पर निर्भर करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटती जाती है। इसको हम क्यूरी लॉ कहते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट सदा ध्यान रखें। इंटरव्यू का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फिर से मैं बताना चाहूंगा कि 3 से लेकर 4 कंसेप्ट जो है सदा तैयार रखें। एक कंसेप्ट सदा याद रखें जो mz का ये फॉर्मूला है उसको जरूर याद कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था। mz के इस एक्सप्रेशंस को भी याद रखें, हमने कैसे कैलकुलेट किया है। पार्शियल फंक्शन जरूर याद कर लें, इसका पार्शियल फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे हम जानते हैं कि सिंगल का ले लें उसकी पावर n कर दें। उसके बाद जाई को c अपॉन टी सदा ध्यान रखें और c को ये भी याद रख लें कि c की जो वैल्यू है यहाँ वो n नॉट म्यू स्क्वायर अपॉन 3k होगी। इसको भी सदा ध्यान रखें। साथ साथ मैग्नेटाइजेशन जो h पर निर्भर करता है डायरेक्टली और m मैग्नेटाइजेशन 1 अपॉन टी पर करता है। इन दोनों कंसेप्टों को भी याद रखें। तो मुझे उम्मीद है कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये सिद्ध होगी आपके लिए। ये क्वालिटी एनहांसमेंट प्रॉब्लम्स थी जो आपकी क्वालिटी को लगातार इंक्रीज करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें और कुछ जो प्रॉब्लम्स इसमें मैंने कंसेप्ट यूज किए हैं उन्हें आगे फर्दर मैं आगे डिस्कस करूंगा। कुछ जैसे सॉलिड एंगल इसमें क्यों लेते हैं ये भी कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। ये सेल हम ये कैसे बनाते हैं इसको भी डिस्कस करूंगा। तो मेरी आगे की वीडियो का इंतजार करें जब मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, इसलिए मैंने इसमें डिस्कस नहीं की है, कुछ चीज़ें आगे के लिए रख ली हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सभी गांव के बच्चों को समर्पित है मेरी तरफ से जो गाइडेंस के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते, तो कोशिश करते रहे कि उन तक इसके कंटेंट को पहुंचा सकें। और
इस मिशन में सहयोग करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कंटेंट जो है इसका उसको शेयर करते रहें और मेरे इस मिशन में सहयोग करें, जिससे गांव के बच्चे और बगैर गाइडेंस के जो बच्चे हैं जिन्हें गाइडेंस उपलब्ध नहीं है उन लोगों को इन वीडियो का लाभ पहुंचा जा सके। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।